सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था बजट 2025-26 की चर्चा हमने स्टार्ट की थी और बजट 2025-26 की चर्चा, इसका एलोकेशन और बजट की जो स्ट्रेंथ है उसको डिस्कस करने से पहले हमने बजट स्पीच को देखा था। बजट स्पीच बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बजट स्पीच अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं तो आपको बजट का उद्देश्य देश के साथ साथ उसके लक्ष्य और उसकी जो रूपरेखा है वह आपको स्पष्ट पता चल जाती है और आपको समझ आ जाता है कि बजट का उद्देश्य क्या है। तो बजट की जो स्पीच होती है उससे अब क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, 2-3 साल से क्वेश्चन भी उससे आ रहे हैं, तो उसको डिस्कस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो उसको हमने चर्चा में लिया था पिछली क्लास में और आज हम देखेंगे बजट की जो स्ट्रेंथ है, एलोकेशन है, कहाँ-कहाँ से रुपए आता है, कहाँ जाता है, कहाँ जाएगा। तो उसके साथ-साथ तमाम इम्पोर्टेंट जो आपके मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के लिए जो है अलग-अलग इंडिविजुअल जो आपके मंत्रालय हैं, उनके लिए कैसा आपका जो बजट एलोकेशन रखा गया है, उसको भी देखेंगे और साथ-साथ में आपका कुछ इम्पोर्टेंट जो आपकी स्कीम्स हैं, स्कीम्स के लिए कितना बजट है, वो भी देखेंगे। तो क्लास को पूरी देखिएगा तभी आप समझ पाएँगे क्लास में क्या बताया जा रहा है, क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही डिस्कस हम करेंगे जो सीधे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो जैसे आज अब विलंब नहीं करेंगे और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में अंत तक बने रहिए, आप लोग क्लास ज़रूर देखिए और सेशन पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करते भी चला करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला बजट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, वो ये है कि जो 2024-25 का बजट था, उसका जो संशोधित अनुमान आया है कि उसमें जो कुल व्यय होगा, कुल व्यय कितना है? 47,16,487 करोड़ रुपए का जो है अनुमान लगाया गया है, जो कुल व्यय होना है। ठीक है? देखो बजट आपका जो है 1 साल पहले का रखा जाता है, अनुमान व्यक्त किया जाता है, हो सकता है बाद में खर्चे बढ़ जाएँ, तो फिर उसको संशोधित किया जाता है। तो इस प्रकार बात करें 2024-25 का जो बजट है, उसमें टोटल व्यय होने का अनुमान जो लगाया गया है, वह संशोधित अनुमान करके अब कर दिया गया है, 47,16,487 करोड़, इतना है, आपको ध्यान रखना है। अब 2023 का इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखिएगा, एक चीज़ इसमें और ध्यान रख सकते हैं कि जैसे 2024-25 में कुल पूंजीगत जो व्यय होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वह 10,18,429 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। यानी इंफ्रा पे खर्चा, क्योंकि ज़्यादातर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो इंफ्रा पे ही होते हैं, और भी कैटेगरियाँ हैं, क्योंकि इससे आपका जो है पूंजी जनरेट की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बढ़ेंगे 2025-26 के बजट पे देखें अगर, तो कुल अमाउंट अगर देखें, टोटल जो इस बार का बजट है, बजट बजट स्ट्रेंथ जो हमारा है वह कितने का है? 50,65,345। एग्जैक्ट अमाउंट आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट इसमें एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो एग्जैक्ट आपको याद होनी चाहिए, आपको भूलना नहीं है। कितना है? 50,65,345 करोड़ अनुमान जो है व्यय रखा गया। तो बजट हमारा कितने का है? अगर कोई पूछे 2025-26 का बजट कितने का है, तो आपको बताना है 50,65,000 और आपका 345 करोड़ रुपए का अनुमान है, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा 11,21,090 करोड़ रुपए का है, जबकि प्रभावी पूंजीगत व्यय जो है 15,48,282 करोड़ का है। तो इस प्रकार 2025-26 में राज्यों को अंतरित कुल संसाधन कितने हैं? 25,01,000 आपका 284 करोड़ रुपए है, जिसमें राज्य का हिस्सा अनुदान, ऋण और ये सारी चीज़ें, और जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, सेंटर स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती हैं, उसके अंतर्गत जो दिया जाता है। तो इस प्रकार अगर राज्यों को कुल हिस्सा अगर बात करें तो इसमें कितना हस्तांतरित किया जाएगा, अंतरित किया जाएगा, तो इसमें 25,01,284 करोड़ रुपए है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे, अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपका जो बजट टोटल एग्जैक्ट पता होना चाहिए कितने का है। अब इसमें
जो आय होगी, हमारी आय जो होगी वह कैसे होगी उसको देखिएगा। तो बजट के सार में आपको ध्यान रखना है कि आय जो राजस्व प्राप्तियां होनी है उसमें 34,20,409 करोड़ रुपए का है। इसमें कर राजस्व वगैरह आता है। राजस्व प्राप्तियां वो होती हैं जो आपको, जिससे लायबिलिटी नहीं क्रिएट होती है, सरकार की लायबिलिटी नहीं होती, यानी उन्हें पुनः वापस नहीं किया जाता है। तो लायबिलिटी देयता नहीं होती है, राजस्व प्राप्तियां ऐसी होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो जैसे इसमें कर वगैरह आती है सरकार के पास, तो क्या कर दोबारा वापस किया जाता है? नहीं। तो इस प्रकार राजस्व प्राप्तियां टोटल जो अमाउंट होना है वह कितने का होगा? उसमें आपका जो होगा 34,20,409 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। इसमें टैक्स रेवेन्यू की बात करें अगर, तो इसमें है 28,37,409, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होंगे उसमें 5,83,000 है। तो ठीक है। इस प्रकार अब फिर से एक बार ध्यान रख लीजिए कि अगर बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती हैं, यानी राजस्व प्राप्तियां जो होती हैं, इसमें मैंने बताया कि इसमें सरकार की लायबिलिटी नहीं होती, सरकार वापस नहीं करती है। तो आपको ध्यान रखना है, तो लायबिलिटी नहीं होगी। कर, तो इसमें कर आएंगे, और कुछ कर से अदर जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं वो आते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो जो सीधे बात करें अगर, जिसमें कर से आने वाली जो प्राप्तियां होंगी वो कितनी हैं? 28,37,409 करोड़ रुपए हैं। जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है होगा, वह होगा आपका 5,83,000। तो इस इम्पॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं है। अब बात करें अगर जो कैपिटल रिसिप्ट की, तो कैपिटल रिसिप्ट उसी प्रकार है जैसे रिकवरी ऑफ लोन्स होता है, इसमें अन्य प्राप्तियां होती हैं, बारोइंग्स होता है, अदर लाइबिलिटीज होता है। तो पूंजीगत प्राप्तियां जो होती हैं इसमें सरकार की लाइबिलिटी होती है। ठीक है। इसमें सरकार की देयता होती है। अगर लोन लेगा तो सरकार जो है उसको वापस करेगी। तो इसको याद रखना है। तो कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो टोटल कितना है? 16,44,936। एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखने हैं। जिसमें ऋणों की वसूली की अगर बात किया जाए तो इसमें 29,000 है, और 47,000 अन्य प्राप्तियां हैं। और उधार देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो उधार है, उधार या अन्य देयताएं हैं, उसमें होगा आपका 15,68,936 करोड़ रुपए। तो ये इम्पोर्टेंट डेटा है, इसको याद रखिएगा। तो अब इस प्रकार कुल प्राप्तियां कितनी हो गई? 50,65,345, और कुल जो आपके व्यय हैं वो भी 5,65,345 करोड़ रुपए हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर बजट की बात करें तो बजट क्या होता है? कुल आय और व्यय, कुल आय और व्यय होता है बजट। लेकिन बात करें, आय व्यय का लेखा जोखा ही बजट होता है। लेकिन बात करें अगर एक हमारी फैमिली है या आपकी फैमिली है, और उसमें अगर बजट निर्धारित होता है, तो उसमें बजट कैसे निर्धारित होता है? उसमें घर की आय जो होगी उसके हिसाब से घर का खर्चा यानी व्यय तय किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 20,000 सैलरी है मेरी, तो 20,000 अगर सैलरी है, 20,000, तो 20,000 अगर सैलरी है तो हम खर्चा इस तरीके से निर्धारित करेंगे कि 20,000 के अंदर हो। पहली बात तो यह है कि 20,000 के अंदर खर्चा हो, और उसमें से आपका कुछ ऐसा हो जो हमारी सेविंग्स यानी बचत भी हो जाए। तो इस प्रकार से हम अपना बजट घर का तैयार करते हैं। लेकिन सरकार इस प्रकार बजट नहीं तैयार करती। सरकार जो करती है वह बजट कैसे तैयार करती है? सरकार सबसे पहले व्यय को देखती है, व्यय को देखती है, व्यय को देखेगी, क्योंकि देश में ज़रूरत जो आवश्यक चीज़ें हैं उस पे खर्च करना तो ज़रूरी है ही है। तो व्यय को सबसे पहले देखा जाएगा, और व्यय के हिसाब से आय को फिर रखा जाएगा। तो इस प्रकार बजट बजट बना लिया जाता है संतुलित। लेकिन बजट हमेशा घाटे का बजट होता है, क्योंकि आय से ज़्यादा व्यय होता है। आय से ज़्यादा व्यय होता है। तो कैसे आय बराबर किया जाएगा व्यय के? तो उसमें उधारियाँ और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी इशू करती है। तो इस प्रकार कई सारी चीज़ें हैं, टी बिल्स वगैरह। तो वो व्यय के हिसाब से अपनी आय को सेट करती है सरकार। तो यह ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार बजट अगर बात करें तो 50,65,345 का है। तो अब बात करें तो इसमें आपको एक तो महत्वपूर्ण डेटा और हैं। तो अगर बात करें राजकोषीय घाटा, यानी बजट, हमारे बजट का घाटा जो होता होगा वह कितना है? राजकोषीय घाटा, जिसमें आपका आय और आय से ज़्यादा व्यय है, तो वही घाटा है यहाँ पे। याद रखिएगा, राजस्व घाटा तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसको भी अगर ध्यान रखना चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। 1.5
होगा ये 1.5% ऑफ जीडीपी है। जीडीपी है, अमाउंट में नहीं पूछा जाता, अक्सर जीडीपी में परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन राजकोषीय घाटे का आपको ध्यान रखना है 15,68,936 करोड़ रुपए का ये राजकोषीय घाटा है हमारा, जिसको हम पूरा करेंगे। तो इसको घाटे को यही घाटा जो है, यही जो अमाउंट है वह बाहर से लेके और उधारी और इस प्रकार से लेके जो है हम व्यय को पूर्ण करेंगे। तो लेकिन अगर बात करें इसको परसेंटेज में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो परसेंटेज में आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन में अक्सर पूछा गया है कि राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट जो हमारा है वह कितना है। इस बार अनुमान 4.4 है। पिछले वर्ष का भी आपको याद रखना है, 4.8% पिछले वर्ष का अनुमानित था 2024-25 का, और 2025-26 का 4.4 है, यानी घटाया गया है 0.2 बेसिस का, इसमें माइनस किया गया है, तो याद रखिएगा। वहीं बात करें अगर, तो राजस्व घाटा 1.5 है, तो ये याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट डेटा था। अब बात बढ़ते हैं आगे। अब आपको देखना है सरकार के पास रुपया कहाँ से आता है। तो कहाँ से आता है सबसे पहले देखिए, तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा अमाउंट, देखिए सबसे ज़्यादा अमाउंट कहाँ से आ रहा है, बारोइंग्स या अदर लाइबिलिटीज़, यानी उधारी और अन्य देयताओं से 24%। अगर परसेंटेज में ले तो 24%, अदरवाइज अगर हम इसको एक सिक्का मान लें, इसको एक सिक्का है, तो सिक्के, 1 रुपए के सिक्के में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 100 को डिवाइड कर दीजिए, परसेंटेज मान लीजिए या पैसा मान लीजिए, यहाँ सरकार पैसे में इसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर बात करें तो 24% जो सरकार के पास आय होगी वह कहाँ से होगी, वो बारोइंग्स और अन्य जो देयताएँ हैं या अदर लायबिलिटीज़ हैं वहाँ से होंगी। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा इनकम का सोर्स जो है वह आपके पास यह है 22 पैसा इनकम टैक्स। उसके बाद आपका जो है 22 पैसा इनकम टैक्स, उसके बाद में 18 पैसा आपका जीएसटी और अदर टैक्सेस है, यानी इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और अदर टैक्सेस, 18 पैसे यहाँ से आएंगे। उसके बाद बात करें तो 17 पैसे कॉरपोरेट टैक्स से आएंगे। उसके बाद बात करें आपका जो नॉन टैक्स रिसिप्ट है, यानी वह आएगा आपका 9 पैसे। तो 5 जो हाईएस्ट इनकम के सोर्स हैं सरकार के, उसको याद रखने हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है सरकार के पास सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा, तो उधारी से आएगा। कहाँ से आएगा, उधारी से आएगा, और उधारी और अन्य जो देयताएँ हैं, लायबिलिटीज़ हैं, वहाँ से आएगा। उसके बाद दूसरा जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट इनकम जो होगा सरकार के पास, वह इनकम टैक्स से होगा। दूसरा जो सबसे तीसरा जो है वह गुड्स एंड सर्विसेज और अदर जो टैक्सेस हैं उससे होगा। उसके बाद होगा कॉरपोरेट टैक्स से, और उसके बाद में आपको याद रखना है 9% नॉन टैक्स रिसिप्ट, जिसमें चालान वगैरह आते हैं, फ़ी वगैरह आता है, ये नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में जाते हैं। तो इस प्रकार 5 हाईएस्ट इनकम के सोर्स आपको सरकार के याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं आगे, रुपया सबसे ज़्यादा जाता कहाँ है सरकार का, उसको भी देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है सब। ये भी उसी तरीके, अगर मान लीजिए 1 रुपए का सिक्का है तो इसमें 100 पैसे हैं, 100 पैसे। अब 100 पैसे हैं तो इसमें 100 पैसे हैं, तो इसमें हाईएस्ट जो खर्चा होगा पैसों के रूप में अगर देखें तो इसमें कहाँ होगा, तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो हाईएस्ट पैसा है वह आपका है 22 पैसा। 22 पैसे कहाँ खर्च होंगे, वह होंगे सरकार के स्टेट को जो शेयर जाता है टैक्स और ड्यूटीज़ का, या जो केंद्र प्रायोजित योजनाएँ हैं उसके द्वारा जो जाता है उसमें यह जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा स्टेट शेयर में जाएगा। और उसके बाद बात करें तो इंटरेस्ट पेमेंट, जब सरकारी जो सरकार है वह उधार लेगी तो उस पे इंटरेस्ट पेमेंट भी जाएगा, तो दूसरा हाईएस्ट अमाउंट ये है 20%। उसके बाद अगर बात करें तो तीसरा जो हाईएस्ट अमाउंट है वह क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस और मेजर सब्सिडीज। तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो सेंट्रल सेक्टर देखिए, जो पूरी तरीके से केंद्र द्वारा, पूर्ण रूप से केंद्र द्वारा संचालित कुछ जो योजनाएं हैं उस पे खर्चा जाएगा, वो 16 पैसा जाएगा, ध्यान रखिएगा, तीसरा हाईएस्ट अमाउंट है। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद में 8 8 पैसे बहुत सारे उसमें हैं, जैसे सेंट्रली
स्पॉन्सर्ड स्कीम में है उस पे 8%, अदर एक्सपेंडिचर पे 8%, 8% डिफेंस पे जाएगा। देखिए बहुत ज़रूरी है, 8% डिफेंस पे और 8% या 8 पैसा फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स पर जाएगा। मेजर सब्सिडीज़ पे 6 पैसा भी जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जो सब्सिडी वगैरह दी जाती हैं उस पे जाएगा। और पेंशन पे भी अमाउंट अच्छा खासा है, 4 पैसे उस पे जाएंगे। तो ये याद रखने हैं, सरकार के पास इनकम के सोर्स प्लस आपका जो एक्सपेंडिचर के सोर्स है, सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा कहाँ, वह ध्यान रखिएगा। 2025-26 का डेटा है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब राजकोषीय घाटा मैंने बता दिया, इसको याद रखिएगा। राजस्व घाटा 1.5 है और प्राथमिक घाटा भी ध्यान रख सकते हैं, 0.8 रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से कम है। यहाँ भी पिछले वर्ष से कम है, यहाँ भी पिछले वर्ष से कम है। ध्यान रखिएगा कि जो अगर पूछ लिया जाए 2024-25 की तुलना में इस बार जो है सभी प्रकार के घाटों को जो है घटाया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ऋण प्राप्तियाँ दी गई हैं कि कहाँ-कहाँ से ऋण प्राप्तियाँ होंगी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाजार उधार सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से होंगी और अल्पकालीन उधार शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो होती हैं, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स वगैरह से उससे होंगी। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, आपको ध्यान रखिएगा। विदेशी ऋण देख लीजिए, आपका है 23,490 करोड़ रुपए का, ये ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार राजकोषीय घाटा, टोटल घाटा कितना हो गया, ये आपका हो गया। ये जो उधारी और ये सब चीज़ें हैं, यही होती हैं, घाटे के रूप में आ जाती हैं। तो कुल राजकोषीय घाटा है 15,68,936। अमाउंट भी ध्यान रखिएगा, परसेंटेज 4.4% के रूप में भी याद रखिएगा। अब ध्यान रखिए डेफ़िसिट का ट्रेंड कैसा रहा है, देखिए बहुत अच्छा है ये फिगर। डेफ़िसिट का ट्रेंड यानी घाटे का, राजकोषीय घाटे का ट्रेंड कैसा रहा है, तो सब घाटे हैं इसमें, लेकिन आपको जो है राजकोषीय घाटा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जितने का बजट होता है हमारा बजट, अगर बजट मान ले 5,000 का है, टोटल व्यय होना है, आय हो रही है 2,000 का, 2,000 की, तो यहाँ पे 3,000 का घाटा हो जाएगा, यही राजकोषीय घाटा होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो ट्रेंड देखिए कहाँ है। फिस्कल डेफिसिट जो है सबसे हाईएस्ट कब था, 9.2% था, कब, 2020-21 में, वही कोरोना के समय में। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद घटा है, लगातार घटा है। फिर आपका 21-22 में 6.7%, 6.7%, 6.4%, 5.6%, और पिछले वर्ष जो है 24-25 में 4.8, और इस बार अनुमान है 4.4 का। तो ये याद रखिएगा, डेफिसिट का ये ट्रेंड है। अब घाटे का वित्त पोषण स्रोत कहाँ से किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा आप देख लीजिए, तो सबसे ज़्यादा जो किया जाता है वह कहाँ से किया जाता है, मार्केट बारोइंग से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 5.5 ये क्या है, गो सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स। तो उधार ऋण से यह सब जो है घाटे को पूरा किया जाता है। अब इसमें देख लीजिए, ये कर राजस्व है, कर राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व देख लीजिए, निगम कर होगा, यहाँ पे निगम कर है। आय कर कितना मिलेगा, 14,38,000। ठीक है, इस प्रकार देख लीजिए, ये कुल मिला के आपका जो है कर कर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कहाँ कहाँ से कितना प्राप्त होने का अनुमान है। कर कर प्राप्तियों में रुझान देख लीजिए, कर प्राप्तियों में रुझान, तो ये आप देखिए यहाँ पे डाउन हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे 2024-25 में 11.9 था, 2025-26 में 12 होने का अनुमान है, आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट येलो वाले जो हैं ये डायरेक्ट टैक्स हैं, फिर उसके बाद ग्रीन वाले इनडायरेक्ट टैक्स हैं, और ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट्स जो आपका है यहाँ पे है फिगर, ये ग्रॉस है। तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रेंड यहाँ पे देखो 2019-20 और 20-21 में यहाँ घट गया था कर राजस्व में, क्योंकि कोरोना का टाइम था उस समय, तो ये डाउन हो गया। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ा, 2021-22 में 11.5 हुआ, फिर 11.3 हो जो गया, फिर उसके बाद 11.7, फिर लगातार बढ़ रहा है। तो पिछले 3 वर्षों से बढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी जो है आपके तथ्यात्मक क्वेश्चन नहीं बल्कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पूछे गए भी हैं, कि आपको उसमें दे दिया जाता है कि भारत में जो है टैक्स संग्रहण यानी कर संग्रह का लगातार वृद्धि देखी जा रही, पिछले 10 वर्षों से लगातार वृद्धि देखी जा रही है। तो लगातार वृद्धि नहीं देखी गई, उतार चढ़ाव हुआ है।
तो उतार चढ़ाव हुआ है, इसको याद रखिएगा, दिमाग में बैठा के चलिए बस। केंद्र की निवल प्राप्तियां आप देख लीजिए कहाँ से, तो सेंट्रल का नेट टैक्स रेवेन्यू है, ये आपका ग्रीन वाला। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ये आपका ऑरेंज। और उसके बाद ब्लैक है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखना है। केंद्र का व्यय के लिए, केंद्र का व्यय कहाँ कहाँ होना है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। जैसे स्थापना व्यय यानी स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर जो होगा वह 8,68,000 का है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं परियोजनाएं जो सेंट्रल सेक्टर की है पूरी तरीके से, उस पर खर्चा होंगी, उस पर होगी 16,21,899 करोड़ रुपए। और केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय होगा, इस पे 15,26,008 है। इसमें से ब्याज भुगतान कितना है देख लीजिए, ब्याज भुगतान 12,76,338 करोड़ रुपए का है। ट्रांसफर किया जाएगा ये जो है केंद्र प्रायोजित योजनाओं में। जैसे उसमें आपको जो पता है रेशियो होता है, कहीं 60-40 का होता है, जिसमें 60 केंद्र का और 40 राज्य का होता है, कहीं 90-10 का होता है। तो ये रेशियो जो होता है उसी रेशियो में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है मनी, तो उसी प्रकार आपको याद रखना है। तो इससे केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें जो होती हैं, उसमें सरकार जो देगी वह होगी, वह आपका होगा 5,41,850 करोड़ रुपए। और वित्त आयोग का जो अनुदान होगा जो वह होगा 1,32,767 करोड़ रुपए। बस इतना याद रखिए। सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखना है। व्यय की संरचना, व्यय की संरचना है ये, व्यय की संरचना देख लीजिए, देखना चाहें तो आप। जैसे एलओएलए हैं, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे सबसे ज़्यादा खर्चे इस तरह हैं। उसके बाद अगर होते हैं तो अदर सेंट्रल सेक्टर, इसमें वही जो अभी पिछले पिछले उसमें डायग्राम में मैंने बताया वही चीज़ है। कुल व्यय राजस्व खाता पंजाबी पूंजी, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ देखिए, देखिए पूंजीगत व्यय जो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस पर देख लीजिए क्या क्या है। तो जैसे ये सबसे ज़्यादा ग्रीन वाले जो हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। और ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, जो आपका कैपिटल एसेट बनाने में क्रिएशन में होगा वह होगा येलो वाला। और ये इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कितना है ये देखिए लगातार बढ़ रहा है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको याद रखना। पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ध्यान रखिएगा। इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और उसके बाद में ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, और ये है इफेक्टिव यानी प्रभावी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो प्रभावी कैपिटल एक्सपेंडिचर 4.3% के हिसाब से ये आपको ध्यान रखना है। अब ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा है। यहाँ पे हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाले क्वेश्चन इस प्रकार के बहुत बनते हैं, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा क्या मतलब, पहले देखें तो इस पे पेंशन, पेंशन पे कितना खर्चा होना है, तो पेंशन पे होगा 2,76,618 करोड़ रुपए। उसके बाद डिफेंस पे देखिए 4,91,732 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 4,91,000 जो है 732, 2024-25 की तुलना में लगभग बराबर है, थोड़ा सा ज़्यादा है, बस ज़्यादा अंतर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सब्सिडी की बात करें तो उर्वरक, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी को जो है घटा दिया गया है 2024 संशोधित अनुमान से। यहाँ से तो बढ़ा है, लेकिन जब संशोधित अनुमान आया था तो ज़्यादा हो गया था, तो इस प्रकार घटना ही माना जाएगा, घटा ही है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें, देखिए बजट एस्टीमेट का देखिए, संशोधित अनुमान का देखिए, तो बजट एस्टीमेट में अगर बात करें 2,52,050 करोड़ रुपए ये था आपका, 2,52 2,05,250 करोड़ रुपए खाद्य पे सब्सिडी थी, फूड पे, और जो घट गई है तो 2,03,420 करोड़ रुपए ये आपका जो है खाद्य सब्सिडी है। अब बात करें पेट्रोलियम सब्सिडी, तो पेट्रोलियम सब्सिडी 2024-25 में 11,925 थी, उसमें 12,100 हो गया है। कृषि और संबद्ध कार्यकलापों पे यानी कृषि पे कितना जो है बजट है,
तो ध्यान रखिएगा कृषि पर 1,71,437 करोड़ रुपए पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा ही है। उसके बाद वाणिज्य और उद्योग की बात करें तो इसमें 65,553 करोड़ रुपए का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में भी बढ़ा है। देखना आपको ये है कि घटा कहाँ पे है, घटा कहाँ पे है, बस वो देखना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास अगर बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास इसमें भी वृद्धि लगभग 15 करोड़ की हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें तो शिक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट है, शिक्षा, ऊर्जा, उर्वरक, सब्सिडी, पेंशन और आपको रक्षा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो एजुकेशन पे थोड़ा सा बढ़ाया गया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये देखिए 1,25,638 बजट अनुमान था 2024-25 का, जिसमें संशोधित ये हुआ था, लेकिन इस वर्ष 2025-26 का अनुमान है 1,28,650 करोड़ रुपए। तो बहुत कम है शिक्षा पे भी, इसको बढ़ाना चाहिए, उत्तरोत्तर इसकी वृद्धि होनी चाहिए। अब शिक्षा की बात हो गई, आप ध्यान रखिएगा ऊर्जा, एनर्जी पे अच्छा खासा अमाउंट बढ़ाया गया है। उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश विदेश नीति पे, विदेशों पे, उस पे बढ़ाया गया है। तो इस पे बढ़ाया नहीं गया, पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे कम हुआ? विदेश की बात करें तो यहाँ पे कम हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में 22,155 एस्टिमेट था, जब संशोधित हुआ तो 25 हो गया और इस बार 20,517 कर दिया गया, यानी कम हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें फिनांस पे, तो फिनांस पे देखिए कितना कम हुआ। वित्त पे देखिए बहुत कम हो गया है, ध्यान रखिएगा, वित्त पे भी कम हुआ है। उसके बाद बात करें तो स्वास्थ्य पे स्वास्थ्य पे बढ़ाया गया है, स्वास्थ्य पे अमाउंट बढ़ाया गया है, लगभग 9,000 अमाउंट जो है बढ़ाया गया। पिछले वर्ष एस्टिमेट था 89,287 करोड़ रुपए का, तो इस वर्ष है 98,311 करोड़ रुपए का। उसके बाद गृह संघ और राज्य क्षेत्र से इस पे जो है अनुमान, इस पे भी बढ़ाया गया है, तो इस वर्ष है 2,33,211 करोड़ रुपए गृह पे खर्च किया जाएगा। फिर ब्याज पे, इंटरेस्ट पे सबसे ज़्यादा अमाउंट ध्यान रखिएगा, 12,76,338 करोड़ रुपए है। उसके बाद आईटी और दूरसंचार पे 95,298 करोड़ रुपए है। ग्रामीण विकास पर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण विकास पे 2,66,817 करोड़ रुपए है। वैज्ञानिक विभाग पर 55,679 करोड़ रुपए है। सामाजिक कल्याण पर आपका 60,052 है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है। करों में हिस्से, ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। करों में राज्यों के हिस्से का अंतरण, ये कभी भी नहीं पूछा गया, ना पूछा जाएगा जीवन में। राज्यों और संघ कुल अंतरण, ये भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखिए योजना पे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रमुख योजनाओं पर व्यय जो होना, उसको देखिएगा। तो बजट अनुमान 2025-26 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर 8500 करोड़ रुपए, कृषि उन्नति योजना पर 8,000 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय आयुष मिशन पे खर्च किया जाएगा 1,275 करोड़ रुपए, एन असिस्टेंस एजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर डीलर्स मार्जिन अंडर एनएफसीए यानी के अंतर्गत खादानों राज्य के भीतर लाने जाने के लिए जो राज्य एजेंसियों को सहायता, और एपीएस डीलरों को जो मार्जिन होता है उसके लिए 7,075 करोड़ रुपए है। समग्र शिक्षा अभियान पे खर्च किया जाएगा 41,250 करोड़ रुपए। और पीएम पोषण योजना जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, इस पे खर्चा किया जाएगा 12,500 करोड़ रुपए, जो पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें राज्यों के लिए अध्यापन, शिक्षण और परिणामों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए 1,250 करोड़ रुपए का रखा गया है बजट। पीएम स्कूल फॉर, जो पीएम श्री विद्यालय हैं उनके लिए, उनको जो है मॉडिफाई करने के लिए 7,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 1,815 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2,465 करोड़ रुपए है, इंपॉर्टेंट है ये भी। विकास कार्यक्रम, पशुपालन, डेयरी आदि के लिए 1,050 करोड़ रुपए है। उसके बाद बात करें तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण यानी पीएमएफएमई, पीएमएफएमई बोलते हैं, इसके लिए आपका 2,000 करोड़ रुपए है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजय योजना पे बहुत अच्छा अमाउंट है, 9406 करोड़ रुपए, यानी 9,406 करोड़ रुपए है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1,400 करोड़ नहीं, 7,300 अनुमान था, 7,300 अनुमान था। और आपका जो है
9400 है, यानी यहाँ पे 2100 का लगभग वृद्धि देखी गई है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा हेतु मानव संसाधन के लिए 1675 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उसके बाद बात करें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए 4200 करोड़ रुपए है। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु 4069 करोड़ रुपए है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के लिए 1056 करोड़ रुपए है। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके लिए जो अनुमान है वह है आपका 19,794 करोड़ रुपए, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 इसके लिए है 3500 करोड़ रुपए, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें औद्योगिक आवासन योजना के लिए 2500 करोड़ रुपए है। अमृत जो अटल पूर्णोद्धार शहरी मिशन अमृत होता है, अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए है। अमाउंट बढ़ाया गया 2000 करोड़ का लगभग। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के लिए 1250 करोड़ रुपए है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 5000 करोड़ रुपए है, पिछली बार भी 5 था। पीएम ई बस सेवा स्कीम के लिए 1310 करोड़ रुपए है। शहरी चुनौती निधि जो मैंने बताया था बजट में इस बार रखा गया है, बजट में शहरी चुनौती निधि का प्रावधान किया गया पहली बार है। इसके लिए जो है 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मैंने बताया था बजट स्पीच में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें तो आपका जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए जो है 8260 करोड़ रुपए, नदियों को आपस में जोड़ने के लिए 2400 करोड़ रुपए का, पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए 5,936 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन को भी बढ़ा दिया गया है 2028 तक के लिए, 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है, ध्यान रखिएगा। और उसके लिए अच्छा खासा अमाउंट रखा गया है 67,000 करोड़ रुपए का। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 7192 करोड़ रुपए है। न्यायालयों हित अवसंरचना यानी जो आपका न्यायालय में अब जो इंफ्रा का निर्माण किया जाएगा उसमें 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 1914 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान इसके लिए 1064 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9652 करोड़ रुपए है। और मनरेगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई बदलाव नहीं है। पिछली बार जो बजट एस्टिमेशन था और जो संशोधित बजट आया उसमें, और इस बार जो बजट आया है 2025-26 का अनुमान, सब में अमाउंट सेम है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ध्यान रखिएगा। मनरेगा में कोई परिवर्तन नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो है इसके लिए बजट का प्रावधान 19,000 का है और पिछले वर्ष भी यही अनुमान था। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसको बोलते हैं DNRLM, इसके लिए 19,005 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसके लिए टोटल अमाउंट 54,832 करोड़ रुपए है। वाटर विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 2505 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नई ITI के विकास के लिए 3000 करोड़, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय योजना के लिए 2140 करोड़ रुपए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए PM पोषण और सक्षम आंगनबाड़ी के लिए 21,960 करोड़ रुपए, अमाउंट इम्पोर्टेंट है। मिशन वात्सल के लिए 1500 करोड़, ये इम्पोर्टेंट है। मिशन शक्ति के लिए 3150 करोड़, ये इम्पोर्टेंट है। फसल बीमा योजना के लिए ये इम्पोर्टेंट है 12,242 करोड़ रुपए, ये डेटा याद रखिएगा। प्रधानमंत्री PM आशा योजना के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, 6,941 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके लिए 63,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में कितना अमाउंट बढ़ा है, ध्यान रखिएगा। 3,500 करोड़, 3500 का अमाउंट इस बार 3500 करोड़ रुपए का बढ़ाया गया। कपास तकनीकी मिशन मैंने बताया था बजट स्पीच में, इस मिशन का टारगेट, इस मिशन को चलाया जाएगा, 500 करोड़ का प्रावधान किया गया। सब्जी और फल मिशन भी चलाया जाएगा, इसके लिए 1000 करोड़। राष्ट्रीय हाइब्रिड बीज मिशन इन सब के लिए, और मखाना बोर्ड जो कि बिहार में बनाया जाएगा उसके लिए भी प्रावधान कर दिया गया है, ये 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, खाद सब्सिडी के लिए 11 लाख कितना है, 1,18,900 करोड़ रुपए है। 11 लाख नहीं, 1,18,900 करोड़ रुपए का खाद सब्सिडी है। और कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिए।
जैसे मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए भी 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 100 करोड़ का प्रावधान किया गया मैन्युफैक्चरिंग मिशन फर्दरिंग मेक इन इंडिया, इसके लिए 100 करोड़, और प्लग एंड प्ले पार्क है तो नई योजना के लिए 2500 करोड़ रुपए है। नई योजना है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़े आगे, रक्षा सेवाओं हेतु ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित जो नेटवर्क है उसकी स्थापना हेतु 1456 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए 2,03,000, यानी अन्न योजना, जो अन्न फ्री का राशन, उसके लिए है, ध्यान रखिएगा, अमाउंट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को 500 करोड़ का प्रावधान, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे। भारत एआई मिशन, ये इम्पोर्टेंट है, 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन के लिए 1560 करोड़ का, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भी बात करें, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उसके बाद बात करें, उसके बाद में पीएम ड्राइव वाला, ये भी ध्यान रख सकते हैं, पीएम ई ड्राइव योजना। राष्ट्रीय गंगा योजना के लिए 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अब इसमें ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएम विश्वकर्मा, ध्यान रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। पीएम विश्वकर्मा 5100 करोड़ रुपए, और ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए 2954 करोड़ है। और किसान, ये कुसुम योजना इम्पोर्टेंट है, ये भी, इसके लिए भी 2600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सूर्य घर मुफ्त, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, ये सारे इम्पोर्टेंट है। गरीब परिवारों को एलपीजी के लिए ये 9100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो इम्पोर्टेंट होगा दायरा उसी 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 को बताएंगे, ज़्यादा डेटा याद ना कर पाएंगे आप, ना कोई याद कर पाएगा। तो इसलिए डेटा वही इम्पोर्टेंट हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कौशल भारत कार्यक्रम के लिए ध्यान रख सकते हैं, 2700 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बस, अब इसमें डेटा कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब बजट के जो अंतिम बात है उसको देख लीजिए। तो बजट का साइज टोटल मैंने बताया था, 50,65,345 करोड़ आसपास था, ऐसे ही मैंने बताया था ना। अब उसमें अगर देखें तो ये है टोटल, ये आपका टोटल है। और इसमें अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में डिवाइड किया गया है, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। नेट टैक्स रिसिप्ट ये होगा, ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट के बाद नेक्स्ट ये जो नेट टैक्स रिसिप्ट है। रूपरेखा अगर बात करें तो प्रोफाइल देख लीजिए, स्कीम एक्सपेंडिचर पे सबसे ज़्यादा मैंने बताया सेंट्रल सेक्टर स्कीमों पे खर्च किया जाएगा, ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद में ट्रांसफर एंड अदर एक्सपेंडिचर पर 29%, ये सब बता चुका हूँ अच्छे से। तो इस प्रकार बजट पे पूरा डिटेल कंप्लीट चर्चा हमारी होती है। बजट स्पीच वाली क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई पहल हैं, नई स्कीम्स हैं, उसको याद रखना है, उसको ध्यान रखिएगा। वहाँ पे बताई गई हैं बजट स्पीच में, यहाँ पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बजट स्पीच आपको पढ़ना ज़रूरी है, और बजट स्पीच को पढ़ने के बाद आप इस डेटा को पढ़ लीजिए तो कंप्लीट यहाँ पे बात हो जाती है। क्योंकि बजट स्पीच में कुछ कुछ नए इनिशिएटिव हैं और नई योजनाएं हैं, उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो इस प्रकार यह चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्लास को इसको भी देखिए और जो पिछली क्लास हुई थी उसको भी देखिए। तो आप सबको जैसा भी लगे फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी चर्चा में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।